चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में दखल नहीं देगी एसी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चुने गए चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है जिसके तहत चयन किया गया। नए कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से पीठ ने कहा कि इस समय हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं, इससे अव्यवस्था और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। हम अंतरिम आदेश के जरिए इस पर रोक नहीं लगा सकते। नए निर्वाचन आयुक्तों पर तो कोई भी आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि ईसी कार्यपालिका के अधीन है। देश में बहुत अच्छे चुनाव आयुक्त रहे हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने 2 नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर केंद्र से सवाल किया। कोर्ट ने चयन समिति को और अधिक समय दिए जाने की बात कही। चुनाव आयोग ने अफसरों के तबादले का दिया आदेश। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों के गैर कैडर अधिकारियों, जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पदों पर तैनात है, उनके तबादले के आदेश दिए हैं। जिन राज्यों के अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए हैं, उनमें गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। जिन अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए हैं, उनमें गुजरात में छोटा उदेपुर और अहमदाबाद ग्रामीण इलाकों के एसपी, पंजाब राज्य के पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिले के एसएसपी शामिल है। चुनाव आयोग ने ओडिशा के ढेंकानाल के जिलाधिकारी, देवगर, कटक ग्रामीण इलाके के एसपी के नाम भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में जिन अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए हैं, उनमें पूर्व मेदिनीपुर, झारग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिले के जिलाधिकारी शामिल है। चुनाव आयोग ने पंजाब में बठिंडा के एसएसपी, असम में सोनितपुर के एसपी का भी तबादला किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 18 मार्च को भी देश के विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों का तबादला करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल और पश्चिम बंगाल के डीजीपी का भी तबादला करने का आदेश दिया था। एल्विश यादव के केस में नया खुलासा। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर एल्विश यादव के 2 सहयोगियों को कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार विनय यादव एल्विश का करीबी दोस्त और ईश्वर बैंक्वेट हॉल व टेंट हाउस संचालक है। इन दोनों के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य उन धाराओं में कार्रवाई की गई है। बुधवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश की गिरफ्तारी के बाद उसके करीबियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रकरण के ऑडियो, वीडियो, सीडीआर की जांच में ईश्वर और विनय यादव का नाम सामने आया था। पुलिस ने मंगलवार को दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। रात को हुई लंबी पूछताछ के बाद तथ्यों के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस के मुताबिक विनय यादव एल्विश के साथ रहता था, वही ईश्वर संपेरे राहुल के संपर्क में रहता था। राहुल ही बुकिंग पर सांप और जहर के साथ संपेरों की टोली लेकर पहुंचता था। विनय और ईश्वर की आपस में दोस्ती थी। डीसीपी विद्यासागर मिश्र के मुताबिक विनय ईश्वर के जरिए कई स्थानों पर पार्टी का आयोजित करता था। ईडी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक उन्हें 9 समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। वहीं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि वे ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है अगर जांच एजेंसी आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या फिर हाईकोर्ट को आदेश देना होना कि उनके खिलाफ जल्दी आएगा चैटजीपीटी का 5वां वर्जन। पने चैट टूल चैटजीपीटी के 5वें वर्जन GPT-5 की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक GPT-5 की लॉन्चिंग आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी। नया AI मॉडल GPT-4 का अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसे मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। GPT-5 के साथ कई सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो मौजूदा AI टूल में नहीं है। कहा जा रहा है कि GPT-5 के साथ AI एजेंट्स का सपोर्ट मिलेगा जो अपने आप काम करेगा। इसके अलावा GPT-5 के साथ सोरा का भी सपोर्ट दिया जा सकता है, जो कि कंपनी का लेटेस्ट टेक्स्ट टू वीडियो AI टूल है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक GPT-5 को जून या जुलाई में लॉन्च किया जा सकता है। बदायूं केस का आरोपी बरेली से गिरफ्तार। यूपी के बदायूं जिले में मंगलवार की शाम को 2 बच्चों की हत्या की सनसनीखेज वारदात के दूसरे आरोपी को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया है। बदायूं पुलिस ने बरेली की बरादरी थाना पुलिस से सहयोग से सैटेलाइट चौराहे से पकड़ा है। पुलिस उसे बदायूं ले गई है। जावेद पर 25,000 रुपये का इनाम था। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद वहां की बारादरी पुलिस चौकी में खुद को सरेंडर करने पहुंचा था। इसके बाद वीडियो भी जारी किया। वीडियो में एक युवक ऑटो में बैठा दिखाई दे रहा है। वह अपना नाम जावेद बता रहा है। वह कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है उसके बड़े भाई ने किया है। पुलिस जावेद से पूछताछ कर रही है। आरोपी जावेद की लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी थीं। जावेद पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया था। आरोपी से पूछताछ के बाद ही हत्याकांड की वजह का खुलासा हो सकेगा। ईडी ने विजय भास्कर के ठिकानों पर की छापेमारी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गुरुवार को एआईएडीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सी विजय भास्कर के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी की कार्रवाई ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 2 मामलों में 25 ठिकानों पर छापेमारी की। विजय भास्कर एआईएडीएमके की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और तमिलनाडु की पुडुकोट्टी से पार्टी के शीर्ष नेता है। साल 2022 में तमिलनाडु की विजिलेंस टीम ने विजय भास्कर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की थी। विजिलेंस की जांच के आधार पर ही ईडी ने एआईएडीएमके नेता के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की। इससे पहले साल 2022 में भी विजय भास्कर के खिलाफ गुटखा घोटाले में मामला दर्ज हुआ था। ईडी ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की, उनमें रियल एस्टेट ग्रुप जी स्क्वायर के चेन्नई स्थित ठिकाने भी शामिल है। ब्लेड रनर के अभिनेता का हुआ निधन। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता एमेट वॉल्श का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वॉल्श को ब्लेड रनर, ब्लर सिंपल और नाइव्स आउट जैसी फिल्मों में उनके चरित्र अभिनेता के लिए जाना जाता था। उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई थी। वॉल्श के मैनेजर सैंडी जोसेफ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को वर्मोंट में वॉल्श ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वॉल्श ने साल 1982 में आई फिल्म ब्लेड रनर में हैरिसन फोर्ड में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने कोएन ब्रदर्स के निर्देशन में बनी पहली फिल्म ब्लर सिंपल में एक जासूस की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। दर्शकों उन्हें साल 1986 में आई हॉरर फिल्म क्रिटर्स और नाइव्स आउट में उनके निभाए किरदार को भी याद करते थे। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी जानकारी साझा की। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को सौंप दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए जानकारी देने को कहा था।
जिसके बाद एसबीआई ने सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण को चुनाव आयोग को सौंपा है, जो दानकर्ताओं और बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टियां के साथ मिलान करने में मदद करेगा। उम्मीद है कि जल्द चुनाव आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी सार्वजनिक करेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। अदालत में दिए गए हलफनामे में बताया कि उसने चुनावी बॉन्ड के मूल्य और विशिष्ट संख्या दर्शाने वाली जानकारी का खुलासा किया है। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते दानकर्ताओं के केवाईसी विवरण को सार्वजनिक नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि संपूर्ण बैंक एसी नंबर, राजनीतिक पार्टियों के केवाईसी विवरण साइबर सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। निर्वाचन आयोग का सरकार को निर्देश। बीते दिन बड़ी संख्या में लोगों को विकसित भारत संपर्क के तहत व्हाट्सएप संदेश भेजे गए थे। इसका मकसद सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। मामले की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस संबंध में निर्देश जारी किए। चुनाव आयोग ने कहा कि यह कदम चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह आयोग की ओर से उठाए जा रहे जरूरी कदमों का हिस्सा है। आयोग ने मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के साथ जारी संदेश 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे। कुछ संदेश शायद नेटवर्क संबंधी कारणों की वजह से कुछ लोगों तक देरी से पहुंचे।